हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात मेरा क्लास के साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्न पत्र 2018 एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2021 तक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसी के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2021। तो आज से हम CTET के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की हमारी पहली क्लास रहेगी। और आप देख सकते हैं कि CTET सिलेबस 2021 पेपर फर्स्ट परीक्षा स्कीमों संपूर्ण सिलेबस आप देख सकते हैं। इसका जो एक पैटर्न है, तो इसका जो आप देख सकते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपसे 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और 30 मार्क्स के रहेंगे। भाषा 1 की हम बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। भाषा 2 की हम बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। गणित में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन में भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके बाद कुल प्रश्न इसमें 150 आएंगे और कुल मार्क्स आपका रहेगा 150। तो दोस्तों आज हम प्रश्न पत्र 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी हम बात करेंगे और उसी पर हम रिलेटेड हम ओल्ड क्वेश्चन के माध्यम से आपका प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपका काफ़ी फ़ायदा रहेगा, इससे यूज़फुल रहेगी ये वीडियो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे उसके लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। तो दोस्त चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, और 2018 में ये क्वेश्चन पेपर हुआ था और इसके बाद इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन हम इसको पूरा क्वेश्चन पेपर हम भी आपको नहीं बताएंगे, कुछ 2 पार्ट्स में इसको पूरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे रखे हैं और आप जिस मीडियम से बिलोंग करते हैं, जिस मीडियम में आप दे रहे हो वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन रहे आपका समाजीकरण, दूसरा है आपका संस्कृति और तीसरा है ट्यूशन और चौथा है आपका मीडिया। तो इसमें से आपका कौन सा लग रहा है? बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन और मीडिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन है वो ट्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, ट्यूशन आपका सही ऑप्शन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है आप देख सकते हैं कि परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे दोस्तों कि एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत कहता है कि तो इसका ऑप्शन है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, दूसरा है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, तीसरा है प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है और बुद्धि तेज से बढ़ाई जा सकती है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है आपको बेसिक समझ में आ रहा है कि कौन सा एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या है। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही दिख रहा है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिख रहा है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। मतलब बार बार हम यदि एक्सपीरियंस करेंगे, काम करेंगे तो उससे बुद्धि बढ़ाई जा सकती है और बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। तो बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई किससे जाएगी? अध्यापन के द्वारा। तो जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, वो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों चौथा क्वेश्चन के लिए चलेंगे। तो चौथा क्वेश्चन में आप देखेंगे शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बच्चे की सीखने की ज़रूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। फिर दूसरा ऑप्शन है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने
और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने पर। तीसरा ऑप्शन है बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भाप करने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इसके बाद चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है चौथा वाला सही है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक विभिन्न अंग है। फिर दूसरा ऑप्शन है, ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में से की उपलब्धि पर केंद्रित है। और तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप से चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसके बाद चौथा है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो ये इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा आपका। ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप से चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसके बाद हम 6 क्वेश्चन में चलेंगे। तो आप देखेंगे बच्चों में प्रतिभाशालीता खालिस्तान के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालीता खालिस्तान के कारण हो सकती है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, दूसरा है सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, एक है चौथा आप देख सकते हैं कि अनुवांशिकता और वातावरण के बीच में अंतःक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि एक संसाधन समृद्ध वातावरण मतलब वातावरण सही है, हमारी फैमिली जहाँ पर रह रही है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, यदि वातावरण सही है तो बच्चे में प्रतिभाशालीता बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो आप फिर से क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन यदि आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ऑप्शन यदि आपको याद भी नहीं है तो ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली क्वेश्चन समझने के अनुसार हमें पता चल जाएगा कि 4 ऑप्शन में से इसका ऑप्शन कौन सा है। तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से हमको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद ही हम इसको करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है आप देख सकते हैं कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई जानने को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। इसके बाद उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। फिर उसके बाद देख सकते हैं उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको लगेंगे कि दो ये सही है। यहाँ पे देख सकते हैं उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान के महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। ठीक है, उनके भाषा का उपयोग उत्साहित करता है, ये भी नहीं होता। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, तो उन्हें अच्छा व्यवहार भी सिखाता है। तो यहाँ पे इसका जो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद चौथा ऑप्शन किस तरीके जहाँ पे देख सकते हैं कि पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो उनके कक्षा के माहौल की आवश्यकता किस तरीके से होगी, तो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे देखते हैं दोस्तों कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करता है। तो जहाँ पे है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों से पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या फिर शिक्षक द्वारा अनुकूलित प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग पर। तो इसका देख सकते हैं कि उनके अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ठीक है ना, तो उनके अतिरिक्त समय दिए जाने पर इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखेंगे कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ठीक है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अधिगम के वैकल्पिक तरीकों का पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, तीसरा है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, या फिर एक कार्य को छोटे प्रबंधी खंडों में तोड़ना। तो इसका सिंपल सा आप दिख ही रहा है क्वेश्चन कितना इजी है। तो आप देख सकते हैं कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार डांटना। तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलें दोस्तों कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न और उन बच्चों की पहचान करते हैं जो देख सकते हैं कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
डिसलेक्सिक्स है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी है, फिर इसके बाद विकलांग है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मक, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम 11 क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है। तो ये क्या है दोस्तों कि ये शिक्षा एवं बाल विकास कल्याण के लिए देख सकते हैं कि ये सिंपल से क्वेश्चन है कि ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, किस तरीके से उनको पढ़ाया जा सकता है, कौन सा तरीका रहेगा, कौन सा तरीका नहीं रहेगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके। इजी क्वेश्चन है, थोड़े से अजीब से लगेंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं इसके। तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। तो पहला है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। फिर इसके बाद सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। इसके बाद अतिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। इसके बाद चौथा है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं का चर्चा करना। तो इसका देख सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन सही है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तो ये जानबूझ के गलती कराना, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डर, ध्यान, उत्तेजना या फिर स्मृति। तो यहाँ पे डर नहीं हो सकता, संवेग अलग बात है, और ध्यान नहीं हो सकता, उत्तेजना इसका सही ऑप्शन रहेगा। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों, तो हम देखेंगे एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। एक बार क्वेश्चन फिर से समझेंगे हम। तो एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो इनमें निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। दूसरा है बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। फिर देख सकते हैं कि बच्चों का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। इसके बाद है बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन को एक बार फिर से देखोगे आपके, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, ठीक है ना। अब वो ये कहना चाह रहा है कि दूध सिर्फ मशीन द्वारा बनाया जाता है या उत्पादन किया जाता है। तो क्यों कह रहा है कि उसने आज तक ऐसा देखा नहीं कि बच्चों ने गाय को दूध कभी नहीं देखा, गाय को दूध को निकलते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पे बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। तो ये इसका जो ऑप्शन है दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन एक बार से निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। दूसरा है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। चौथा ऑप्शन कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों अनुशासन को बनाए रखना। क्लास में यदि अनुशासन है तो सब काम सही हो जाएंगे, ठीक है ना। बच्चे सीखेंगे भी, उनके अंदर बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और इसके बाद रिजल्ट भी देखने को अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है क्लास में अनुशासन बनाए रखना, डिसिप्लिन में बनाए रखना। इसके बाद 15 क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है कौन सी कक्षा। तो यहाँ पे देखेंगे वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा है दोस्तों। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसके बाद देखेंगे पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित और संरचित
और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। इसके बाद वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्यों? क्योंकि पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित योजनाओं से अधिगम वाली कक्षा में, तो इस तरीके से करेंगे तो ये उसका ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 16 क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, तो 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वे देख सकते हैं कि वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम एक रूपता बनाए रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। फिर तीसरा नंबर पे आप देखेंगे वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। फिर चौथा है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों तीसरा वाला। जी हाँ दोस्तों, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 17वां क्वेश्चन में देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में ने एक अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की थी। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यवहारवाद, रचनावाद, तीसरा ऑप्शन है आपका संज्ञात्मक सिद्धांत, और इसके बाद चौथा ऑप्शन है मानवतावाद। तो इसका सही आप तब देख सकते हैं कि जो आंसर है आपका दूसरा वाला रचनावाद इसका सही ऑप्शन रहेगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। दूसरा है वे सभी उपस्थित में नियमित है। फिर तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। फिर चौथा ऑप्शन देख सकते हैं कि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो इसका एक बार क्वेश्चन फिर से समझिए कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लेना। ऑप्शन बहुत इजी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक दो ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो यदि वे अच्छी तरह वर्दी में स्कूल में आते हैं और अनुशासन में नहीं है तो भी ये आंसर गलत है। फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। स्पष्टीकरण मतलब उनका जो डाउट है उसके लिए प्रश्न पूछते हैं, ये भी नहीं हो सकता। वे सभी उपस्थिति में नियमित है। अब उपस्थिति मतलब डेली आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अनुशासन में नहीं है, बिहेवियर में नहीं है, तो क्या मतलब है। इसके बाद यहाँ पे देखें वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। तो यदि वो अनुशासन बनाए रखते हैं, अनुशासन हर चीज़ में जाकर, जैसे अनुशासन में देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म भी पहनी है, इसके बाद कक्षा में अच्छे अंक भी ला रहे हैं, और इसके बाद शांति बनाए रखना और नियम कायदे के अनुसार टीचर से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग है, मतलब वे अनुशासन में आते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, मतलब वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पहला वाला। 19वां क्वेश्चन आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयोग दें। बच्चों में सुधार करने के लिए तो देख सकते हैं कि शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। किस किस से, उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट लाने के लिए तो बच्चों को क्या करना चाहिए, शिक्षक को लिए सबसे पहले शिक्षक को विभिन्न उदाहरण के सहित चित्रों का उपयोग करें, विषयों की व्याख्या करनी चाहिए। मतलब चित्रों के आधार पर जो पाठ है उसकी व्याख्या करना चाहिए, अर्थ बताना चाहिए, किसके माध्यम से, चित्र को दिखा कर। इसके बाद कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। कक्षा में तो रहती है, यदि अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आप तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। मतलब एक दूसरे के साथ यदि बातचीत करने में यदि करते हैं तो बिल्कुल क्लास इनडिसिप्लिन हो जाएगी और कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके बाद नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। मतलब मूल्यांकन वाली परीक्षा आयोजित करना चाहिए, प्रतियोगिता, जिससे हमें पता चला। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इसका जो पहला है चित्र द्वारा, मतलब कोई भी यदि सिखा रहे हैं, कोई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो यदि चित्र के माध्यम से उनको बताएंगे, चलचित्र के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से, तो उनको ईजिली समझ में आएगा। तो इसका ऑप्शन ए मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ठीक है। क्वेश्चन आप फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम से सुधार कर सकते हैं। तो किस तरीके से उनको सुधार कर सकते हैं, यदि वो बिल्कुल नहीं सीख पा रहा तो उसको चित्र के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से उनको सिखाया जाएगा तो ईजिली वो समझ सकते हैं। 20वां क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों को, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जहाँ से चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में, ये भी गलती हो जाएगा ये तो वाला। फिर इसके बाद चौथा है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर मतलब डिसिप्लिन वाली एक लैंग्वेज आ जाती है, एक वही शब्द आ जाता है। तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा आपका, 20 का चौथा आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीखने, यदि क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आता है आपको तो ऑप्शन जो सही लगे उन चारों में से तो उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है इसका। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कुछ हद तक सही है। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है इसका। इसके बाद देख सकते हैं चौथा वाला, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावशाली, आपका चौथा और दूसरा वाले ऑप्शन में से ही आपके आंसर रहेंगे। तो अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार के बच्चे की किसी प्रकार के जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, पर्यावरण मतलब वातावरण से प्रभावित रहेंगे, तो ये उसका ऑप्शन सही रहेगा चौथा वाला। हम देखेंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो इसका ऑप्शन है पहला वाला, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। दूसरा है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तीसरा है आपका बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। चौथा है आपका विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों तीसरा वाला, ठीक है। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे 23वां क्वेश्चन। तो आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास। दूसरा है अहमनाता मतलब हम देख सकते अहम मान्यता भी बोल सकते हैं, थोड़ा वर्ड समझ में नहीं आया क्योंकि ऊपर देख सकते हैं अम की मात्रा भी और माँ भी है, तो अहम मान्यता। इसके बाद तीसरा है आपका अनुत्क्रमणीयता। फिर चौथा है आपका ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों आपका चौथा वाला, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन आप फिर से समझ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार एक सीमा नहीं है। तो यहाँ पे है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों कि खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देख सकते हैं यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, हो सकता है इसका ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे हम। इसके बाद दूसरा है ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता दूसरा वाला। तीसरा वाला देखेंगे वे नए कौशल हासिल करते और सीखते और उनके कब उपयोग किए जाए, ये भी बता सकते हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी कह सकते हैं कि इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों को विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, तो ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये वाला भी नहीं हो सकता। ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, समय के मतलब टाइम पास के लिए ही नहीं खेलते हैं इसको, ये तो आपको भी पता है। इसके बाद वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं, उनके कब उपयोग किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं,
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वे अपने शरीर पर निपुणता, मतलब एक एक्सरसाइज भी हो रही है हमारी यदि हम कोई गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि खालिस्तान निम्नलिखित कारणों से खेल युवक, तो यहाँ पे वो है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो चौथा वाला। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, मतलब गहरे सगमे में जाकर सोचने पर मजबूर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही जवाब क्या है, उसकी सोच में वो सोचने लग जाते हैं। इसके बाद क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो इस टाइम के क्वेश्चन उठेगा तो वो सोचने में चले जाएंगे। फिर इसके बाद तीसरा वाला है विभिन्न तरीकों से हमें इसे कैसे हल कर सकते हैं। ये इसमें यदि हम जैसे एक ऑप्शन है, फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन कैसा हो सकता है, तीसरा ऑप्शन कैसे होगा, तो ऐसे ऐसे हम सोचेंगे तो अलग अलग तरीके से सोचेंगे कि यार इसका ऑप्शन मतलब किस किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हो, तब भी हम ये सोच सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल सा समझ में आ रहा है कि विभिन्न तरीक़ों से हम इसे किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है तीसरा वाला, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 26वां क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, इकाई परीक्षण और रैंकिंग। इसके बाद देखेंगे दूसरा ऑप्शन व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग। फिर इसके बाद तीसरा है परियोजना विधि, क्षमता बहु समूह बनाना, रैंकिंग। फिर चौथा है आपका करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है थीमेटिक इकाई या नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव को से सीख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहना चाहता है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, जो प्रगति हो रही है शिक्षा के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इसमें से कौन सा कथन ऐसा बताता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से भी सीख सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है सीख सकते हैं। स्कूल से शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबंधित करते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद तीसरा है जीवन सच्चा शिक्षक है, ये भी बिल्कुल सही है। जीवन ही हमें सिखाता है कि कहाँ क्या होता है, एक्सपीरियंस के माध्यम से, चोट लगने के माध्यम से। तो ये वो ऑप्शन भी सही है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ठीक है, तो लंबे समय तक, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से भी सीख सकते हैं। यदि सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं है और अपने बच्चे जो है जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, तो ये नहीं है, लेकिन ऐसा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हमें कथन बताना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं हो और हम बच्चे वैसे सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें कथन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे दोस्तों। 28वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कोहुलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। कोहुलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। दूसरा है ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों इनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। चौथा है उनके सिद्धांत से संज्ञात्मक परिपक्वता नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे 29वां क्वेश्चन निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन उस विकासात्मक चरणों को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन फिर से सुनिए, उस विकासात्मक चरणों को जब बच्चा सीखने की पूर्ण जिम्मेदारी लेता है। दूसरा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग
स्वयं कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। चौथा है आपका उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, लेकिन क्वेश्चन फिर से हम समझेंगे तो हो सकता है इसका आधार निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है। निकटवर्ती, तो यहाँ पे देख सकते हैं उच्च चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, ये भी गलत है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन के लिए। तो हम देखेंगे एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। तो यहाँ पे देख सकते हैं में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी। समाज में प्रचलित रूढ़िवादिता लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। और इसके बाद चौथा ऑप्शन है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। मतलब एक उभयलिंग व्यक्तित्व, उभयलिंग मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वे आमतौर और माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों को समायोजन होता है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट 2 है और जो गणित के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 30 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट था आपका और ये पेपर था। 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसके बाद समझ चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसके बाद जो 30 क्वेश्चन आपके हम आगे लेके चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उसमें मैथ में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे और आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन पढ़े हैं जो कि 2018 के क्वेश्चन पेपर में आए हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन रहेंगे, नो प्रॉब्लम, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। आपको जो लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे एक 30 क्वेश्चन के साथ, मतलब इसकी नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।